नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लोक भवन में बैठक, कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। कोविड के संबंध में टीम 9 के साथ ये मीटिंग होगी। सुबह 11:30 में ग्रामीण पेयजल और नमामि गंगे की समीक्षा बैठक होनी है। लोक भवन में नमामि गंगे की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे कृषि विभाग की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी होना है। तो सरकार बनने के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों नवरात्रि के त्यौहार के बाद दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली दौरे के बाद अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बेसिक और जमीनी तौर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे ठीक करने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री की है और यही कारण है कि लगातार वो टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बनाए गए प्रेजेंटेशन को देखा। ये प्रेजेंटेशन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री के.पी. सुब्रमण्यम ने किया है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये लक्ष्य हासिल करने की पूरी क्षमता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हमारे राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार की कोशिशों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ाना होगा। निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक टीम गठित कर कोशिश करनी होगी। साथ ही अगले 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार के अवसर देने होंगे ताकि उपलब्ध मैन पावर का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से फिर से क्लास 12वीं का इंग्लिश पेपर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेपर लीक होने के कारण कुछ जिलों में परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। यही परीक्षा आज फिर से यूपी के 24 जिलों में आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच आयोजित हो रही है। ये परीक्षा 30 मार्च को आयोजित हुई थी, जिसका पेपर लीक होने के शक में कुछ जिलों में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश पेपर 316 ईडी और 316 ईआई लीक हुआ था। शुरुआत बलिया जिले से हुई थी, फिर उसके बाद 23 और जिलों में पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। बाकी जिलों में परीक्षा पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित की गई थी। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच होगा एमओयू साइन। मोबाइल कैंसर डिटेक्शन जागरूकता वैन को लेकर एमओयू। एकेडमिक ब्लॉक के लेक्चर हॉल में सुबह 11:30 में कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ ये एमओयू होगा। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ यहां पर एमओयू होने वाला है पीएफसी का। लखनऊ से यह बड़ी खबर है। पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज प्रेस वार्ता करेंगे। कुछ देर बाद ही बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता होगी। सामाजिक समरसता पखवाड़ा बीजेपी मना रही है। तो पिछले दिनों बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, उसके बाद से सामाजिक समरसता पखवाड़ा बीजेपी अभी मना रही है, जिसे देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं डिप्टी सीएम। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तौकीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ हलचल, आज डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे इस वार्ता के दौरान? देखिए, जब 2022 सरकार बनी थी उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी, सभी मंत्रियों को बुलाया था और एक रोड मैप तैयार करने की बात कही गई थी कि 100 दिन का रोड मैप है वो अपने अपने विभागों का सभी मंत्री देंगे और क्या करने वाले हैं और क्या कमी रह गई पिछली सरकार में, ये भी खाका तैयार किया जाना था। इसी के चलते सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने विभागों में बेहतर कर सकें। कई जो रोड मैप तैयार हो चुके हैं वो प्रेजेंट भी किए जा चुके हैं। तो फिलहाल आज ब्रजेश पाठक एक अहम फैसला लेने वाले हैं। सीएफसी के
साथ गठबंधन एक तरीके से होने जा रहा है, MOU साइन होगा और उसके बाद ये मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। डिप्टी सीएम कुछ देर बाद ही अभी भाजपा कार्यालय पहुंचने वाले हैं और खास बात है कि 100 दिन का जो खाका है वो भी हो सकता है वो आज प्रेस के सामने रखें और अपनी पूरी बात बताएं कि आखिर आने वाले समय में जो हेल्थ है वो डिपार्टमेंट क्या करने वाला है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो किस तरह कदम उठाने वाले हैं। जी चलिए, अगर हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी भी, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम भी लगातार एक्टिव है क्योंकि मुलाकातों का दौर चल रहा है। दिल्ली भी वो पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में क्या हम ये मानकर चले कि जो प्रशासनिक और एक तरफ से राजनीतिक जो एक तरह से गैप है इनके बीच, उसे कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की जा रही है या फिर बेसिक स्तर पर और इसे मजबूत बनाने की मुहिम है ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का गठन हुआ और उसके बाद से लगातार सभी मंत्री सारे सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर नीचे तक पूरा मंत्रालय आप देखेंगे तो सब एक्टिव मोड में है। लगातार आपको खबरें इस तरह की आती हैं कि सुबह कोई 5 बजे कोई कैबिनेट मिनिस्टर सफाई की व्यवस्था जांचने निकलता है, कभी कोई बस की व्यवस्थाएं जांचने के लिए चलती बस में सवार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रजेश पाठक को ले लीजिए, डिप्टी सीएम है और उसके बावजूद लगातार वो कभी किसी अस्पताल पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण पे, कभी व्हीलचेयर चेक करने पहुंच जाते हैं, खबरों का संज्ञान ले रहे हैं, अखबार चैनल्स में जो खबर चल रही है किसी भी तरह की उसका संज्ञान ले रहे हैं और तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी की जो सरकार है इस बार की वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और माना यह भी जा रहा है कि जो 2024 है उसको देखते हुए भी एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी है कि जो 2024 का जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि अगर इसी तरह से खाका तैयार करते रह गया और जो मंत्रालय है अगर उन मंत्रियों ने अपने 100 दिन का जो प्रोजेक्ट जो प्रेजेंट करेंगे और उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई एक तरह से कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, खुद मुख्यमंत्री भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो बेसिक तौर पर देखा जाए तो मजबूत बनाने की तरफ जो है सरकार बढ़ रही है और इसके परिणाम भी देखने को लगातार मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो बाबू बनारसी दास ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की 5वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ के अंबेडकर चौराहे पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान ब्रजेश पाठक ने बीबीडी ग्रुप की ओर से शुरू की गई निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर इसे शुरू किया। इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा में अभी 6 एम्बुलेंस को जनता के लिए शुरू किया गया है, जिसके लिए बीबीडी ग्रुप में एक कॉल सेंटर को खोला गया ताकि आम जनता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ ले सके। इसी दौरान जनता टीवी के संवाददाता अशर अजरार से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की खास बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। के सारे आवाम की तरफ से श्रद्धेय अखिलेश दास गुप्ता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में श्रद्धेय अखिलेश दास गुप्ता जी नहीं हैं और ऐसे अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके संस्मरणों को भी याद करके उनकी कार्यशैली को, उनके किए गए कार्यों को, जनता के प्रति उनके समर्पण के भाव को, जिस ढंग से उन्होंने अपना जीवन जिया उसको हमें साझा करने का अवसर मिलता है। अखिलेश दास गुप्ता जी ने अल्प समय में भी अपनी राजनीतिक पकड़ कायम की और सामान्यतः जो राजनेता होते हैं जनता से उनका सरोकार धीरे धीरे छूटता चला जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने चाहे कितनी ऊंचाइयां छुई हुई, जाड़े के मौसम शुरू होने से पहले ही लखनऊ में अलाव जल जाते थे। लखनऊ के चौराहों पर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, आज भी खड़ी रहती है, अलाव आज भी चल रहे हैं। और प्रतिदिन शाम को 4 बजे समोसा चाय सबके लिए आता है। बीबीडी ग्रुप के संस्थापक की आज 5वीं पूर्ण जयंती है, जिसके चलते आज एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। निःशुल्क सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने। मेरे साथ में सर आज जो यहाँ पे पूर्ण तिथि के समारोह का आयोजन किया गया था, नमन में कितनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई? आज डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन हुआ। 6 एम्बुलेंस भेजे गए हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है, भंडारे चल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बीबीडी परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, इन एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं, जनता को इनका लाभ कैसे मिलेगा? क्या कौन सा हेल्पलाइन नंबर रहेंगी और वहां पर नंबर भी अंकित है और लोग इससे सुविधा कई वर्षों से उठा रहे हैं और फिर उठाएंगे।
तो ये स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी थे जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है आज एम्बुलेंस की निशुल्क सेवाओं को। बाबू बनारसी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता की आज 5वीं पुण्यतिथि है, जिसके चलते ये निशुल्क सेवाओं को प्रारंभ किया गया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अशरफ, राज जनता टीवी, लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अतीक के फरार चल रहे बेटे अली पर इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। अली पर प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में करेली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर प्रॉपर्टी डीलर जिशान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जा करने का आरोप था। 21 दिसंबर 2021 को करेली थाने में अली के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी। तभी से अली फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में न आने पर आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन अली अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया और न कोई जानकारी मिली, तो एक बार फिर से राशि बढ़ा दी गई। एसएसपी अजय कुमार ने अब ये इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा, ताज नगरी में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ताज नगरी में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य और आपको बता दें कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी डिप्टी सीएम संवाद करने वाले हैं। तो एक तरफ ब्रजेश पाठक जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज एक्टिव नजर आएंगे, सेमिनार में हिस्सा लेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो पूर्व सांसद जुगल किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहां पर पूर्व संध्या पर इसके पीसी होनी है। आज दोपहर 1 बजे सहकारिता भवन हॉल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पूर्व सांसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1 बजे सहकारिता भवन हॉल में ये पीसी होगी। और लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व सांसद जुगल किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें उत्तराखंड की। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की जो आशंका है वो गर्माती नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत फिर से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में है, ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रजेश पाठक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। टीकाकरण के कारण ही जो कोविड महामारी है नियंत्रित हुई है। हम सब अगर बगैर मास्क के आज घूम रहे हैं, ये टीकाकरण के कारण संभव हुआ। हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है और हमने देश को दिखा दिया है कि प्रदेश में 25 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास नेटवर्क है, हमारे लोग हैं, हमारे पास एक ऐसी हमारे पास मानव पूंजी है जो जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और लोगों को किसी भी महामारी से हम मुक्त कर सकते हैं। ये दुनिया को उत्तर प्रदेश राज्य ने दिखाने का काम किया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं 30.5 करोड़ लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोगों ने टीका लगाने का काम किया है, जो देश में सर्वाधिक है। इसको गति देने के लिए हम लोगों ने क्लस्टर मॉडल अपनाया। क्लस्टर मॉडल का मतलब यह हुआ, जैसे एक गांव का यूनिट हमने मान ली तो एक गांव में घर घर दस्तक दे करके हम लोगों ने टीकाकरण किया। इस क्लस्टर मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य की देख करके कई राज्यों ने भी क्लस्टर मॉडल को अपनाने का काम किया। इसके अलावा ई संजीवनी पोर्टल हम लोगों ने डेवलप किया। इसमें टेली कंसल्टेशन होता है। ई संजीवनी पोर्टल हमारा कोरोना महामारी के काल में बहुत काम आया। हम सब जानते हैं कि जब लोग एक दूसरे को मिलना नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की सांसों को टकराना दुरूह साबित हो रहा था, कहीं कोरोना हमको एक दूसरे से ना हो जाए। तो सामाजिक समरसता पखवाड़ा बीजेपी बना रही है। और अभी ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे जो सरकार की उपलब्धियां बताते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा क्या कुछ आगे की योजना उस पर भी वो चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर बात कर लेते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। तो लगातार कांग्रेस में फूट की स्थिति नजर आ रही है। लगभग 10 विधायक जो है वो बीजेपी के कांटेक्ट में बताए जा रहे हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो ये स्थिति चुनाव के पहले ही निर्मित हो गई थी कांग्रेस में
लेकिन केवल चुनाव का इंतजार किया जा रहा था ऐसा लगता है। लेकिन अगर 10 विधायक जो है वो कांटेक्ट में है बीजेपी के, तो यह बड़ा फेरबदल इसे कहा जा सकता है कांग्रेस में। बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद से ही विधायकों की अगर बात की जाए तो 19 में से 10 ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर मुखालफत कर चुके हैं। और आज की अगर बात की जाए तो एक जानकारी आ रही है कि गोपनीय बैठक राजधानी देहरादून में हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय इससे पहले एक और बड़ी खबर जो सामने आई है वो है कि 12:30 बजे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पत्रकार वार्ता करने वाले हैं और पत्रकार वार्ता के माध्यम से हो सकता है कि जो नाराज विधायक हैं वो उनके साथ पत्रकार वार्ता में शामिल हो। एक तरह से डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस पत्रकार वार्ता को देखा जा सकता है जो 12:30 बजे होने वाली है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति क्या है कांग्रेस की, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में बगावत के सुर लगातार उभर रहे हैं। जी चले, लेकिन अगर अजीत हम बात करें एक तरह से तो कांग्रेस की जो कार्यशैली है जिस तरह से, तो अगर 10 विधायक टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बैकफुट पर पहले ही आ गई थी चुनाव के बाद, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होती नजर आएगी। कुछ बड़े दिग्गजों की तरफ से क्या किस तरह का स्टेटमेंट इस पर सामने आया है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने परसों हुई अपना बयान जारी करके साफ कर दिया था कि जो गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर यहाँ पर चयन हुआ है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें इस तरह के आरोप लगे हैं कि गुटबाजी के चलते उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें प्रीतम सिंह पर भी निशाना साधा गया। तो प्रीतम सिंह ने अपना इस्तीफा देने तक की बात की है और साफ है कि उसके बाद से ही लगातार चाहे फिर द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की बात हो या फिर धारचूला विधायक हरीश धामी की बात हो, सभी लगातार विरोध कर रहे हैं। और राजधानी देहरादून में बड़ी बैठक की जानकारी जिस सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो कहीं ना कहीं 19 में से 10 विधायक अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो साफ है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किसी भी मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है और मीडिया के सवालों से भी वो बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि पत्रकार वार्ता होती है तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और इसके अलावा क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। चलिए, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। तो 10 विधायक कांटेक्ट में बताए जा रहे हैं बीजेपी के और बड़ा फेरबदल इससे हो सकता है। खैर, इंतजार करना होगा। 10 विधायक मीटिंग करने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां पर नाव से खेती करने जा रहे हैं 10 लोग नदी में डूब गए। मौके पर 7 लोगों को बचाया गया है, 3 लोग अभी भी लापता हैं। जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के सलिकपुर चौकी के क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नदी में लापता 3 लोगों की फिलहाल गोताखोर तलाश कर रहे हैं। तो कुशीनगर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के सलिकपुर चौकी क्षेत्र में यहाँ पर नदी में 3 लोग लापता है। हालांकि 10 लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन नदी में डूबे और 7 लोगों को फिलहाल बचाया जा चुका है। 3 लोगों का अभी फिलहाल कोई पता नहीं है, लापता बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, पूरी जानकारी अभी चाहेंगे आपसे इस हादसे से जुड़ा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? 3 लोग लापता हैं अभी भी। देखिए, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, प्रशासन ने पुष्टि कर दी है, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। 2 अन्य 7 शव बरामद करने के लिए गोताखोर बुलाया गया है। कुल 10 लोग नाव पे सवार थे, जिसमें से 3 लोग डूब गए थे और 7 लोगों को बचा लिया गया था। जी चलिए, कैसे ये हादसा हुआ, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, सभी लोग क्योंकि गेहूं काटने का समय है, नदी के उस पार इनकी खेती है, खेती करने के लिए जा रहे थे कि जब नदी के बीच में पहुंचे तो अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से 10 लोग डूब गए थे। प्रशासन मौके पर पहुंचकर सभी को बचाने का कार्य किया, जिसमें से 7 लोगों को बचा लिया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद ये हादसा, हालांकि 10 लोग इस नाव में सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को बचाया जा चुका है और 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। नाव से खेती करने जा रहे थे 10 लोग और नदी में डूब गए। 7 लोगों को बचाया जा चुका है और 3 में से 1 के शव जो है बरामद किए गए हैं। प्रशासनिक अमले की तरफ से इस पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तीन लोग जिनकी मौत हो गई है। प्रशासनिक आपको बता दें कि बयान यही सामने आया है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोगों को बचाया जा चुका है। गेहूं काटने का वक्त है, यही कारण है कि नाव में सवार होकर ये लोग खेती का काम करने जा रहे थे। 10 लोग एक नाव में सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को बचाया गया है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 शव बरामद किया गया है, जिसमें से
और नदी में लापता हालांकि 3 लोगों को गोताखोर तलाश भी कर रहे थे और इसी तलाशी के दौरान, सर्च अभियान के दौरान एक शव जो है वो बरामद किया गया है। तो 3 लोगों की मौत हुई है, मौके पर 7 लोगों को बचाया गया। बेहद दुखद यह हादसा कुशीनगर से सामने आया है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।